नमस्ते बच्चों। आइए हम नौकर पाठ का अपना 15वां पाठ नौकर को टेक्स्ट बुक में पाठमाला में पढ़कर जानेंगे। बच्चों, मैंने आपको पीपीटी भेज दिया, शायद आप उस पीपीटी को पढ़ रही हैं और चित्र भी देखकर समझ रही है। बच्चों, इसलिए मैं आपको फिर से यह पाठमाला के पृष्ठ पढ़ के आपको समझाऊंगी। फिर चलिए पाठ में जाएंगे, और पाठ में जाने के पहले इसकी लेखिका, पाठ की लेखिका के बारे में एक बार जानेंगे बच्चों। अभी हम जानते हैं नौकर पाठ के लेखिका है अनु बंदोपाध्याय। वे उनका जन्म 1917 और उनकी मृत्यु 2006 में हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूपी गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपति पिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकते हैं। देखिए, लेखिका गांधी जी के जीवन में से गांधी जी के सहयोगी थी, मतलब साथ चलने वाली थी। जब स्वतंत्रता आंदोलन चलते वक्त आज़ादी के लिए लड़ते समय ये गांधी जी साबरमती आश्रम का निर्माण किए, और वहाँ देश के कोने कोने से लोग आकर बसते थे गांधी जी के साथ। और वहाँ बसने के लिए, वहाँ रहने के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए ना। हाँ, उनमें ये बसने वाले लोगों में ये अनुबंधोपाध्याय जी भी थे। वे गांधी जी के दिनचर्या यानी रूटीन लाइफ को देखकर, डेली हर रोज वे क्या कर रहे हैं उनको देखकर ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जी बोल के नामक एक बुक लिखी थी। और बहुरूपी गांधी, और उसी को ही हिंदी में बहुरूपी गांधी में से अपना पाठ लिया गया। और यह पाठ निबंध पाठ है। निबंध यानी बच्चों आपको मालूम है ना, एक ही विषय के बारे में विस्तार रूप से जानना। और यहाँ हमारे पाठ में गांधी जी के बारे में और गांधी जी के दिनचर्या के बारे में समझ रहे हैं ना हम लोग। चलिए बच्चों, ये पहले बोलो, नौकर शब्द, नौकर का मतलब क्या है? हाँ, काम वाला। और यह पुल्लिंग शब्द है। इसकी स्त्रीलिंग शब्द नौकरानी यानी काम वाली। चलो, गांधी जी का पाठ है तो नौकर चाकर का प्रस्ताव क्यों आया, चलिए देखते हैं। पाठ पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगी। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। जिस जिस सामने में जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बांटते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बांटने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को
अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बच्चों, आपको यह बात है कि जहां मैं रुक रही हूँ, आपकी आदत के अनुसार आपको स्लैशेस, पेंसिल से स्लैशेस लगाकर पढ़ना चाहिए लगाने के बाद। ओके। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा था कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर रसायन कृमि संहारक को डाल देते हैं ना बड़े बड़े होने के लिए। इसलिए उसके पैदावार में कृमि संहारक का उपयोग हो जाएगा उसको धोने के लिए, इसलिए उसको धोना बहुत जरूरी है। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले छत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई घर के बर्तन बारी बारी से मतलब फिर से बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब खालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरीबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है।
और वे चुपचाप कस्तूरीबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। यानी हमने पीपीटी में समझ लिए थे कि उस बर्तनों को चमकाने तक गांधी जी संतुष्ट नहीं होते थे ना। हाँ, यही। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, मतलब बीमार पड़े थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बंटा चुके थे। फिर भी वे जाकर चक्की पर आटा पीसने के लिए गए। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तन में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है कि यह पता चलेगा कि गांधी जी को कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं होना, काम तो सही ढंग से समय पर होना ही चाहिए। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे, टॉलस्टॉय बॉडी में मतलब ग्रुप में, तब तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। 42 मील। देखिए, इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। बच्चों देखिए, हम लोग पीपीटी में यहाँ तक ही पढ़ चुके थे ना, यहाँ तक ही जान चुके थे ना। तो चलिए, मैं भी यहाँ तक रोकने वाली हूँ और आगे क्लास में मैं बाकी सब पेजेस पढ़ के सुनाऊंगी। तब तक आप यह स्व अध्ययन का वीडियो देखकर आप भी पूरा पाठ पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोशिश करना नहीं है, पढ़ना तो ज़रूर चाहिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।